नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार, यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं, तो अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार देता रहा हूं। दोस्तों, आज अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ यूपीएससी सीएससी हिंदी पे 15,519 से ज्यादा कोर्सेज है, जो क्या है, कंप्रीहेंसिव है। यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन में या यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है देख लीजिए। आपको मिलता है प्लस कोर्स पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, आपको रखा गया है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,500, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपये। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 40,500, अगर 10% छूट के साथ आपको 36,450 रुपये। उसी तरह 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 49,500 है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको 44,550 रुपये में यह प्लान पड़ेगा। इसी तरह 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 72,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 64,800 रुपये इसके लिए प्लान पड़ेगा। और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 90,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ आपको 81,000 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इतनी सारी सुविधाओं के साथ कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। सोच लीजिए कि मात्र 2,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा प्लस कोर्स में। दोस्तों, इसलिए देखिए, वैसे भी प्लस कोर्स उन लोगों के लिए है जो 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी अपनी मंजिल से दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हुए जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप अपने आप को लाभान्वित कीजिए, तथा जिससे आपको 10% की छूट मिलेगी। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। दूसरा कोर्स है आइकॉनिक। इसमें क्या मिलता है आपको? इसका जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, इसमें मिलेगा आपको लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69,500 रुपये, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,60,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,41,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ आपको 69,500 की जगह पे 62,550 रुपये
पेड करना होगा। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 1,07,000 रुपए है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 96,300 रुपये पेड करना होगा। और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 1,41,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 36 महीने का 1,26,900 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल ने जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि ये मात्र 1,26,900 रुपये में आपको 3 साल तक इतनी सारी सुविधाओं के साथ, फीचर के साथ आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा। सोच लीजिए कि मात्र 3,525 रुपये पर मंथ के हिसाब से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको रहने का मौका मिलेगा। सोचिए कि इससे आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो जाएगी, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी इतनी बेहतर तरीके से हो जाएगी। इसलिए तो वैसे भी यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं और क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं और आगे पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारे कोड AKS001 के माध्यम से ज़रूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। SC/CSC जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 22,500 रुपये। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 27,500। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 40,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 50,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% डिस्काउंट के साथ 22,500 की जगह पे 20,250 रुपये। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 27,500 रुपये है, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपये। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 40,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो 10% छूट के साथ 36,000 रुपये। और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 50,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ 45,000 रुपये इसके लिए पेड करना होगा। देखिए, अनअकैडमिक कम्बैट की शुरुआत हुई है। इंडिया लार्जेस्ट फ्रेटर्निटी कॉन्टेस्ट फॉर यूपीएससी। बेस्ट क्वेश्चन बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर के द्वारा आपको दिया जाएगा। 31 जनवरी को है, 31 जैन को है। टाइम रखा गया है 11 बजे AM। इसमें क्या मिलेगा आपको? 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, 45 मिनट का समय मिलेगा। 60 क्वेश्चन होगा, 45 मिनट का समय होगा, 13 कॉम्बैट मिलेगा आपको। ये सेक्शन होगा, रिलेटिंग स्कोरिंग होगी और फिdelity कॉन्टेक्ट होगा। अल्टरनेटिव संडे को होगा, हर एक संडे को गैप करके अल्टरनेटिव। इसमें क्या रखा गया है? 1 से 3 रैंक तक जो लाएगा, 1 रैंक से लेकर और 3 रैंक तक जो लाएगा उसको रखा गया है 3 महीने का UPSC CSC GS प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 1 रैंक से लेकर 3 रैंक तक जो लाएगा उसको 3 महीने का UPSC CSC GS प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक जो लाएगा उसको 1,000 रुपये का अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। इसलिए दोस्त, आप लोग जरूर इसमें भाग लीजिए और लाभान्वित होइए। न्यू बैचेस शुरू किया गया है। UPSC CSC 2021, 22 और 23 के लिए न्यू बैच लॉन्च किया जा रहा है 25 जनवरी से। 2021, 22 और 23 के लिए न्यू बैचेस की ऐलान किया गया है। 25 जनवरी से शुरू हो रहा है, मतलब कल से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। इसमें 6 महीने का बैच कोर्स शुरू हो रहा है UPSC CSC प्रीलिम्स के लिए 25 जनवरी से, जिसमें इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसी तरह कंप्लीट 1 ईयर GS बैच कोर्सेज की शुरुआत हो रही है UPSC CSC 2022 के लिए। इसमें भी तीनों में पढ़ाई होगी।
इसी तरह 2 इयर्स बैच कोर्स शुरू हो रहा है यूपीएससी 2023 के लिए 25 जनवरी से। यहाँ भी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश तीनों में पढ़ाया जाएगा। और एनसीईआरटी बैच की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। एनसीईआरटी बैच की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए 25 जनवरी से। इसलिए दोस्त आप लोग जरूर इसमें एडमिशन लीजिए तथा आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए। AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए, इससे आप लोगों को 10% की छूट मिलेगी। आइकॉनिक प्राइज हाइक में क्या रखा गया है? कनेक्ट विथ पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा, बी पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होगा, आंसर राइटिंग कराया जाएगा डेली और डेली कंटेंट दिया जाएगा। इतनी सारी सुविधा आपको अनअकैडमी के इस आइकॉनिक प्राइज में मिलेगा। इसलिए दोस्त आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। इसी के साथ हम चलते हैं आज का विषय वस्तु। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? 1857 के पहले, 1857 से पहले जो भी विद्रोह हुआ, चाहे वो किसान विद्रोह के रूप में हुआ, चाहे हम देखते हैं चाहे जनजाति विद्रोह के रूप में हुआ, चाहे सैनिक विद्रोह, जो भी विद्रोह हुआ 1857 से पहले यहाँ हम उसको देखेंगे। 1857 के पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भी विद्रोह हुआ वहां पे हम इसको देखेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। देश के जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ वहां लोगों के द्वारा क्या किया गया? इसका विरोध किया। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दिनों में भारत को निर्ममता पूर्वक लूटा गया और सरकार ने जमींदारों व सरदारों से ज्यादा राजस्व की मांग की, जिसके कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना। क्या हुआ? कह रहा है कि देखिए, यह नियम होता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पे क्या करेंगे, कोई अगर बाहरी व्यक्ति आके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है तो जनता वहां की विरोध करती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? इससे लूट खसोट का माहौल बनता है। दूसरी चीज कि चूंकि जो बाहर से आया रहता है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, उसको क्या होता है? उन लोगों के प्रति, जहां पे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, उन लोगों के प्रति कोई उसके मन के अंदर क्या होती है? प्रेम नहीं होता है। इसलिए वह निर्ममता पूर्वक व्यवहार करता है, जिससे जनता उसका विरोध करती है। हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के भी साथ यही हुआ। भाई ब्रिटिश शासन, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी क्या आई थी? एक कंपनी बनकर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के साथ व्यापार कर रही थी। लेकिन वह धीरे धीरे भारत की स्थितियों का फायदा उठाकर, स्थितियों कहने का मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि भारत में उसमें ऐसी परिस्थिति थी कि कोई भी, क्योंकि भारत में क्या था? लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था, और कोई भी राजा एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। और इन्हीं की मजबूरियों का फायदा उठाकर यूरोपीय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने क्या किया? भारत में अपने साम्राज्य का स्थापना किया। और जैसे जैसे उसने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, वैसे वैसे जनता के द्वारा उसका विरोध किया गया। दूसरी चीज क्या हुआ कि इन कंपनियों का जो था वो क्या था? अधिक से अधिक भारत से धन कमाना था उनको, और इससे किसी चीज से मतलब नहीं था कि यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है, उनके साथ क्या हो रहा है उनको। लेकिन उनको क्या था? उनको बस अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने प्रारंभिक दिनों में इन कंपनियों ने भारतीयों को निर्ममता पूर्वक लूटा गया। सरकार ने जमींदारों और सरदारों से ज्यादा राजस्व की मांग की। राजस्व का दर बढ़ा दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो सरदार होते थे और जो जमींदार होते थे, उनसे ज्यादा राजस्व की मांग की, और ज्यादा राजस्व की मांग करने का कारण यह हुआ कि उन्होंने, इन सरदारों और जमींदारों ने किसानों पर ज्यादा
कड़ाई के साथ वसूली शुरू की। और इन्हीं के विरोध स्वरूप हम देखते हैं कि जब किसान और जनता जब इन राजस्वों को चुकाने में असमर्थ हो गई तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह का रास्ता अपनाया। देश के आदिवासी इलाकों में ब्रिटिश नियंत्रण और प्रशासन स्थापित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों का भी शोषण होने लगा। अब हम देखते हैं, देखिए मान लीजिए कि किसानों और जमींदार, किसानों का तो शोषण हुआ है। किसानों का शोषण होने के कारण ये हो गया कि भाई जब राजस्व की दर बढ़ गई तो किसान उसको देने में असमर्थ हो गए। हम लोग देखते हैं खास करके जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा के तहत देखते हैं, तो उसमें क्या हुआ, किसानों को अपनी जमीनें गिरवी तक रखनी पड़ी और गिरवी रख करके क्या करना पड़ा, राजस्व चुकाना पड़ा। इससे क्या हुआ कि किसानों को सर्वाधिक शोषण हुआ और वे किसान लास्ट में क्या हुए, विद्रोह करने पर उतारू हो गए। उसी तरह हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र था, जैसे मान लीजिए कि झारखंड का जो अभी वर्तमान में छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है, फिर महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र था, राजस्थान का कुछ क्षेत्र था, मध्य प्रदेश का, यहाँ भी जनजातीय क्षेत्रों में भी क्या हुआ, जनजातीय लोग जो थे वो किस पे थे, जल जंगल जमीन पे उनकी निर्भरता थी, जंगल पे ही वो निर्भर थे। तो वहां भी क्या किया, बाहरी लोगों को अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों का की जमीनों को बाहरी लोगों को पट्टे पर दे दिया। और बाहरी लोग जिनको ये लोग दिक्कू कहते थे, ये लोग क्या करे, वहां जाके लूटपाट लूट खसोट मचा दिए। इससे जनजातियों का शोषण शुरू हो गया। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जनजाति महिलाओं के आबरू इज्जत पर भी इन बाहरी लोगों ने हाथ डालना शुरू कर दिया। इसी के खिलाफ हम देखते हैं कि बहुत से जनजाति विद्रोह हुआ, जिसे आप तो देखे होंगे कि संथाल विद्रोह शुरू हुआ 1855-56 में। हम देखते हैं 1855-56 में छोटानागपुर के क्षेत्र, राजमहल के क्षेत्र में, संथाल परगना में संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। इसी तरह बाहरी लोगों के खिलाफ भी हुआ था, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे। इसी तरह हम देखते हैं कि 1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, वो भी बाहरी लोगों के खिलाफ हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ था। इसी तरह हम देखते हैं कोल विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह हुआ। यह विद्रोह जो जनजाति विद्रोह थे, ये क्या थे, अंग्रेजों के शोषण के परिणाम स्वरूप। 1765 से लेकर 1865 ईस्वी के बीच देश के विभिन्न भागों में कई विद्रोह हुए, जिनमें से कुछ विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे, तो कुछ पदच्युत शासकों, जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में हुए। कंपनी की सेना के सिपाहियों ने बगावतें की। अब इसे क्या कह रहा है, देखिए 65 से लेकर 1765 से लेकर 1865 तक अलग अलग तरह के विद्रोह हुए। जैसे कुछ जगह किसानों ने शोषण के खिलाफ विद्रोह किया और कुछ जगह क्या हुआ, कुछ जगह पे जो पदच्युत राजा थे, जिनका राज्य वापस ले लिया था, अंग्रेजों ने छीन लिया था, वो लोग विद्रोह, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो कुछ जगह देखते हैं कि सैन्य बगावत हुआ था। जिससे 1857 के पहले हम देखते हैं कहाँ पे, बेलूर में सैनिक विद्रोह हुआ था, बेलूर में सैनिक विद्रोह हुआ था। इस तरह ये विद्रोह होती रही। पहला प्रमुख विद्रोह अंग्रेजों की बंगाल विजय के तुरंत बाद, पहला जो प्रमुख विद्रोह था वह बंगाल विजय के तुरंत बाद हुआ। पहला विद्रोह कौन था, सन्यासी विद्रोह। अब देखिए आज का जो चैप्टर है, आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रमुख विद्रोह, यह पीटी की दृष्टि से 2021, 22 और 23 जिनको भी प्रीलिम्स देना होगा उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021, 22 और 23 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स जिनको भी देना होगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस दे रहा हो, चाहे आईएएस का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे, उनके लिए यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, यह प्रीलिम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त आप लोग यहाँ ध्यान लगा के देखते रहिए और यहाँ पे एक एक चीज को आप लोग समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इन विद्रोहों के क्या कारण थे, देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर
आदिवासी विद्रोहों के क्या कारण थे, जो अभी मैं बताया था। अच्छा, किसान विद्रोह के क्या कारण थे ब्रिटिश जमाने में, उसको भी आप लिख सकते हैं प्रीलिम्स में कि ये विद्रोह कब हुए, किसके नेतृत्व में हुए, कहाँ हुए, इंपॉर्टेंट होता है। पहला हम लोग चलिए विद्रोह करते हैं। नमस्कार एक बार फिर आप लोगों को, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों। चलिए, पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। कब हुआ था? 1763 में शुरू हुआ था, 1800 में समाप्त हुआ था। डेट जरूर आप लोग याद करते चलिएगा, साथ ही साथ डेट जरूर याद करते चलिएगा। 1763 में शुरू हुआ और 1800 में समाप्त हुआ था। प्लासी में अंग्रेजों की विजय के पश्चात उपनिवेशवादी शोषण नीति से बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। 1760 में उनके विरुद्ध सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हो गया। क्या करा? हम देखते हैं कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजियों की नीतियों के कारण भाई उनकी बंगाल पर उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ और कठपुतली शासक मीर जाफर को बना दिए और उसके माध्यम से क्या किए, इन लोग लूट खसोट शुरू किए। इन्हीं लूट खसोटों का परिणाम था 1760 में पहला ब्रिटिश विद्रोह। पहला विद्रोह वो कौन था? सन्यासी विद्रोह के रूप में आया। सन्यासी लोग ये कौन थे? ये सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में हुआ। यह जो विद्रोह हुआ ये किसके नेतृत्व में हुआ था? सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। विद्रोह पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में फैला। पूर्वी भारत में कहने का मतलब क्या हुआ? बंगाल के या अनेक क्षेत्रों में यह विद्रोह क्या हुआ? सैनिक सन्यासी विद्रोह फैल गया। यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, के द्वारा प्रारंभ किया। सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगने के विरोध में सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण इस संघर्ष को क्या कहता है? सन्यासी विद्रोह कहा है। क्या कर रहा है कि यह एक खास धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया गया। यह विद्रोह जो था एक खास प्रकार के इसके खास एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया गया था, जिनको क्या कहा जाता था? सन्यासी कहा जाता। विद्रोह प्रारंभ हुआ, यह किसके लिए हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगने के कारण, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगने के कारण सन्यासी विद्रोह हुआ। तो यह प्रश्न परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह का क्या कारण था? तो तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। ये शंकराचार्य के अनुयायी गिरि संप्रदाय के थे। ये जो सन्यासी लोग थे कौन थे? ये शंकराचार्य के अनुयायी व गिरि संप्रदाय के थे। इनके आक्रमण की पद्धति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित। क्या कर रहे हैं कि ये सन्यासी लोग कौन थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे और गिरि संप्रदाय से थे। गिरि संप्रदाय देखिएगा आप लोग, ब्राह्मणों में एक आज भी संप्रदाय है जिनकी टाइटल गिरि लिखते हैं, तो उसी संप्रदाय से थे लोग। और क्या करते थे? अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे। इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी के माल गोदामों को लूटते थे। द्विज नारायण इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अब देखिए, अब क्वेश्चन बन गया यहीं से। अब पूछ देगा परीक्षा में कि सन्यासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सन्यासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वे था द्विज नारायण के नेतृत्व में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से लेकर और 1800, 1760 से लेकर 1800 तक इसका प्रभाव रहा था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? द्विज नारायण के नेतृत्व में हुआ था। द्विज नारायण के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह हुआ था। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह से लिया है। अब यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक
सन्यासी विद्रोह का वर्णन करती है? या कौन सी पुस्तक का शीर्षक सन्यासी विद्रोह से संबंधित है? तो वह है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का कथानक क्या है? सन्यासी विद्रोह है, या सन्यासी विद्रोह का उसमें वर्णन मिलता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आदिवासियों के भी कई विद्रोह हुए। ये तो था सन्यासी विद्रोह। इसके बाद हम देखते हैं कि आदिवासियों ने भी कई विद्रोह किए। इनमें से कुछ शक्तिशाली विद्रोह थे, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह हुआ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोलों का विद्रोह। बंगाल व उड़ीसा में गोंडों और खोंडों का विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह। बंगाल और बिहार में संथालों का विद्रोह। ये क्या थे? प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आनंद मठ क्या है? आनंद मठ के बारे में आप लोग जान लीजिए, जो सन्यासी विद्रोह का क्या करता है? वर्णन करता है। यह एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। इसकी मूल भाषा क्या है? इसकी भाषा मूलतः बंगाली है। इसे स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त भी कहा जाता है। अभी तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ की रचना की, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। इसी में इन्होंने क्या किया था? वंदे मातरम लिखा था। इन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सीताराम और देवी चौधरानी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास थे। आनंद मठ के सिवा इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे हैं? इनके 2 और उपन्यास हैं बंकिम चंद्र जी के, सीताराम और देवी चौधरानी। अब हम देखेंगे पहला विद्रोह, देखेंगे आदिवासी विद्रोह में चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह क्या था? चुआर विद्रोह यह कब हुआ था? 1766 से 1772 तक। 1766 से 1772 तक चुआर विद्रोह था। 1766 में बंगाल एवं बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का कारण अकाल एवं बढ़ा हुआ भूमिकर था। तो कब हुआ था चुआर विद्रोह? इसका डेट इंपॉर्टेंट है, 1766 में। 1766 में चुआर विद्रोह हुआ था। कहाँ? बंगाल और बिहार में। इसका भी क्या मुख्य कारण था? बढ़ा हुआ भूमिकर था, मतलब भूमि राजस्व बढ़ने के कारण चुआरों ने विद्रोह कर दिया बंगाल और बिहार में। तीसरा अगला विद्रोह था फकीर विद्रोह। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फकीर विद्रोह 1776-77 में हुआ था। ये 1776-77 में हुआ था। कौन विद्रोह? फकीर विद्रोह। बंगाल में 1776-77 ईस्वी में फकीर विद्रोह प्रारंभ हुआ। यह कौन थे? यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था, जिनका नेता मजनू शाह ने 1776-77 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूल किया। क्या कर रहा है? 1776-77 में फकीर विद्रोह हुआ। यह फकीर कौन थे? यह घुमक्कड़ मुसलमान थे। मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था। अरे आप देखे होंगे, आज भी घूमते रहते हैं। आज भी वो घूमते रहते हैं। जो मुस्लिम में जो फकीर लोग होते हैं वो आज भी घूमते रहते हैं। इन्हीं फकीरों ने क्या किया था? 1776-77 में विद्रोह कर दिया था। किसके नेतृत्व में? अपने नेता मजनू शाह के नेतृत्व में। और इन्होंने क्या किया कि किसानों और जमींदारों से धन की वसूली की। मजनू शाह के मृत्यु के बाद चिराग अली ने आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एग्जाम में यही पूछा गया है कि भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से जुड़ी हुई थी। भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से जुड़ी हुई थी? तो वह था फकीर विद्रोह। देवी चौधरानी और इसके और नेता कौन थे? मजनू शाह। मजनू शाह इसके नेता थे। बाद में इसके नेता चिराग अली भी हुए। यह फकीर विद्रोह हुआ था 1776-77 में। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है। इससे कौन कौन लोग जुड़े रहे? मजनू शाह,
चिराग अली, देवी चौधरानी और भवानी पाठक। अगला विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। 1840 से 1850 तक यह प्रभाव रहा। पागलपंथी विद्रोह का समय जो है वो है 1840 से 1850 ईस्वी। पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था। यह जो पागलपंथी संप्रदाय था यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग, पूर्वोत्तर भाग जो है, पूर्वोत्तर भाग, कौन? बांग्लादेश का सिलहट वाला क्षेत्र पकड़े हुए मेघालय वघालय का जो क्षेत्र है, असम का कुछ क्षेत्र है, उसमें क्या था? यह संप्रदाय सक्रिय था। ये सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत के समर्थक थे। वर्ष 1813 ईस्वी में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह और उसके बाद टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह करके जमींदारों के गढ़ों पर आक्रमण किया। क्या कह रहा है? देखिए, पागलपंथी विद्रोह आप लोग याद रखिएगा, एक बार कई बार परीक्षा में ही पूछा गया है कि यह खास करके पूर्वी बंगाल में हुआ। यह खास करके पूर्वी बंगाल के उन क्षेत्रों में हुआ था। पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश का जो अभी है, पूर्वी बंगाल के उन क्षेत्रों में हुआ था जहां पे मतलब जो एरिया किससे, पूर्वोत्तर के प्रदेशों से सटा हुआ, जैसे असम से, जैसे सिलहट का क्षेत्र हुआ, फिर आपको मेघालय से जो लगा हुआ एरिया है, उन क्षेत्रों में यह पागलपंथी विद्रोह हुआ। यह भी किसके खिलाफ था? यह भी जमींदारों के खिलाफ ही विद्रोह किया गया था। यह जमींदारों के खिलाफ किया गया था। किसके लिए? बढ़े हुए भू राजस्वों को लेकर काश्तकारों के समर्थन में पागलपंथी संप्रदाय के लोगों ने विद्रोह किया। पागलपंथी संप्रदाय के लोगों ने इस काश्तकारों के समर्थन में, मतलब काश्तकार मतलब किसानों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध विरोध किया। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे करम शाह और टीपू। करम शाह और टीपू, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे, तो करम शाह और टीपू थे। और कब हुआ था यह विद्रोह? 1840 से 1850 ईस्वी के आसपास यह विद्रोह हुआ था। विद्रोह के समय इसका नेता टीपू इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की नियुक्ति की। 1833 में विद्रोह को कुचल दिया गया। अब था कुका आंदोलन। कुका आंदोलन, देखिए हम केवल यहाँ पे उन्हीं आंदोलनों को पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं सभी आंदोलनों को नहीं लूंगा, यहाँ पे उन्हीं आंदोलनों को ले रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आंदोलन है कुका आंदोलन। कब हुआ था? 1840 से लेकर 1872 तक। 1840 से लेकर 1872 तक कुका आंदोलन का प्रभाव। अब कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि कुका आंदोलन से संबंधित कौन थे या कुका आंदोलन के नेता कौन थे और कहाँ हुआ था। तो यह पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन जो हुआ था यह पंजाब में हुआ था। इससे तीन लोगों का नाम आता है, जवाहर मल, भगत जवाहर मल जिनको सेन साहब कहा जाता था, और बालक सिंह और राम सिंह। बालक सिंह और राम सिंह, तीन लोगों का नाम आता है। और इसका डेट आप लोग को याद रखना है, 1840 में कुका आंदोलन की शुरुआत हुई। सेन साहब के अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के हजारा में अपना मुख्यालय बनाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान में है, नॉर्थ फ्रंटियर क्षेत्र, उसके जो हजारा है जिला, वहीं पे इन्होंने अपना क्या किया था? कुका आंदोलन का केंद्र बनाया। किसने? जवाहर मल के शिष्य थे बाबा बालक सिंह।
कूका आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक सुधारों में जाति और अर्ध जाति विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, मांस और नशीली वस्तुओं का परित्याग करना शामिल था। देखिए, एक साल यूपीएससी की परीक्षा में यही पूछा गया था, यही पूछा गया है कि कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। कूका आंदोलन एक का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो उसमें इसका यही उद्देश्य था। क्या था? सामाजिक सुधार करके जाति और अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना तथा मांस और नशीली वस्तुओं का परित्याग करना। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। 1860 ईस्वी में बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा। क्या हो गया? देखिए, याद रखिए, 1840 में कूका विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ पे? पंजाब का क्षेत्र और नॉर्थ फ्रंट के क्षेत्र हजारा में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। याद रखिएगा, 3 लोग इससे विद्रोह से जुड़े हुए थे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन थे? भगत जवाहर लाल, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद बालक सिंह और उसके बाद राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह जोर पकड़ा। राम सिंह, 3 लोगों का नाम है। इसका उद्देश्य क्या था? ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यूपीएससी की दृष्टि से आपको देना है तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि सामाजिक सुधार करके जाति और अंतरजातीय जो विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको समाप्त किया जाए और मांस और नशीली वस्तुओं का परित्याग किया जाए। मांस और नशीली वस्तुओं का परित्याग किया जाए और जातीय अंतरजातीय विवाह पर जो प्रतिबंध लगा है उसको समाप्त किया जाए। राम सिंह के अधीन कुकाओं का पहला विद्रोह 1861 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था एवं अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना इसका मूल लक्ष्य था। इसमें मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा, पुरुष और महिलाओं में समानता पर बल दिया गया। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, यह कितना इंपॉर्टेंट हो गया। एक तरह से जो कूका आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य अब क्या हो गया? बदल गया। इन सामाजिक सुधारों के साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण हो गया अंग्रेजी राज को भी उखाड़ फेंकना। हम देखते हैं कि राम सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह जो हुआ अपने स्वरूप में बदलाव किया। स्वरूप में बदलाव क्या हो? पहले यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में सामाजिक सुधार के साथ साथ यह आजादी की लड़ाई में भी शामिल हो गया। सामाजिक सुधार के साथ साथ यह आजादी की लड़ाई में भी शामिल हो गया और अंग्रेजी राज को समाप्त करना, उखाड़ फेंकना भी इसका एक लक्ष्य हो गया। इसके साथ साथ मद्य निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा, पुरुष और महिलाओं में समानता पर बल दिया गया। इसमें यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, पंजाब में शुरू हुआ। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह है भील विद्रोह। यह एक जनजातीय विद्रोह है, भील विद्रोह। कब शुरू हुआ था? 1818 से लेकर 1848 ईस्वी तक। 1800 से लेकर 1848। देखिए, आज का हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद रखिए, ये है प्रीलिम्स के लिए। यह प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए है, यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के लिए, प्रीलिम्स के इस एग्जाम के लिए है। भीलों ने महाराष्ट्र, राजस्थान में विद्रोह किया। भील कहाँ दे? आज भी आप देखेंगे कि भील लोग कहाँ पे हैं। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो भील हैं आपको राजस्थान और महाराष्ट्र में है। राजस्थान का वह क्षेत्र, जैसे उदयपुर का जो क्षेत्र है भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा, उदयपुर, यह क्या है? भीलों का क्षेत्र है, यह भीलों का क्षेत्र है। और अब मध्य प्रदेश से जो उसी से झाबुआ आदि डिस्ट्रिक्ट जो है वह क्या है? वो भी भीलों का क्षेत्र है। तो यहाँ के भीलों ने महाराष्ट्र और राजस्थान और कुछ महाराष्ट्र में भी भील है जो लगा हुआ है, किससे? मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र जो है। तो यहाँ के भीलों ने क्या किया? विद्रोह किया। 1822 ईस्वी में हिरिया ने भीलों का नेतृत्व किया। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि भील विद्रोह किसके नेतृत्व में। देखिए, यूपीएससी में
यूपीएससी की एक विशेषता होती है, यूपीएससी की ये विशेषता यह है कि वह क्वेश्चन लीक से हटकर पूछता है। यूपीएससी की एक विशेषता है कि वह क्वेश्चन किससे, लीक से हटके पूछता है और थोड़ा सा उसका अंतर होता है बाकी लोगों से। बाकी लोगों से उसका थोड़ा सा अंतर यह होता है कि क्वेश्चन वह आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा ऐसे घुमा के पूछता है जिसको आप पढ़ते वक्त छोड़ नेग्लेक्ट कर जाते हैं, वहां से वो क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो मान लीजिए कि अब यही से पूछ देगा, भील विद्रोह आपसे पूछ देगा तो आप लगा दीजिएगा कि 1818 में शुरू हुआ, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था ये लोग बहुत याद नहीं रखते हैं। लेकिन यूपीएससी सीएससी में छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है तैयारी में, इसलिए याद रखिएगा कि हिरिया के नेतृत्व में क्या हुआ था, भीलों का नेतृत्व किया हिरिया ने। 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया। 1857 ईस्वी में भागोजी और काजल सिंह नामक भील नेताओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अब देखिए भील विद्रोह के नेता कौन कौन थे, पूछ देगा तो हिरिया, सेवाराम, काजल सिंह और भागोजी, ये क्या थे, भील विद्रोह का नेता थे। यह कब हुआ था, 1818 से लेकर 1848 तक यह प्रभाव में रहा। और यह किन क्षेत्रों में यह प्रभावी था, कई बार यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि किन क्षेत्रों, कौन सा क्षेत्र इससे इस विद्रोह से प्रभावित रहा, तो वह था महाराष्ट्र और राजस्थान का क्षेत्र। इस आदिवासी समाज ने, मतलब किसने, भील आदिवासी समाज ने साहूकारी व्यवस्था के शोषण एवं अन्य हो रहे बदलावों से प्रेरित होकर 1821 ईस्वी में उपद्रव करना आरंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व दौलत सिंह कर रहा था। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में भील विद्रोह का नेतृत्व श्री गोविंद ने किया। देखिए यह व्यवस्था क्या थी, जो आदिवासी जो विद्रोह था, भील विद्रोह, यह किसके खिलाफ था, साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ। साहूकारी व्यवस्था में जिसमें क्या होता था, आप देखते हैं कि शुद्ध ब्याज का जो काम करने वाले लोग थे, इसी साहूकारी व्यवस्था को लेकर क्या हुआ कि यह विद्रोह हुआ। क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें जो साहूकारी व्यवस्था होती थी इसमें अत्यधिक शोषण होता था, क्योंकि बेचारे आदिवासी लोग क्या थे, पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, गरीब लोग थे, इनको उतनी समझ नहीं थी। इनको साहूकार जो होते थे छोटे छोटे धन देकर इनको आजीवन के लिए अपना गुलाम बना लेते थे, और इनका बुरी तरह से, इनकी महिलाओं का, इनके बच्चों का, इनका बुरी तरह से शोषण किया जाता था। और इसी शोषण के खिलाफ हम देखते हैं कि इन आदिवासियों ने समय समय पर विद्रोह किया। और इसके अब देखिए, अब इससे कौन कौन जुड़े रहे, अब देख लिए, हिरिया, काजल सिंह, भागोजी और दौलत सिंह और गोविंद ने समय समय पर भीलों का नेतृत्व प्रदान किया। इसने किसने, दौलत सिंह ने। इसने 1883 ईस्वी में आदिवासियों के स्वार्थ संप सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से भीलों को संगठित किया गया। मोतीलाल तेजावत को भील आदिवासियों में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह नाम, और कोई याद नाम रखिए या मत रखिए, लेकिन इस नाम को जरूर याद रखिए कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था, तो वह था भील विद्रोह। इनका संबंध था भील विद्रोह से, याद रखिएगा। और संप सभा किसके लिए थी, तो यह था भील आदिवासियों के सेवार्थ संप सभा की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला विद्रोह था गडकरी विद्रोह। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत कर्मचारियों द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध किया गया। इसका प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र के कोल्हापुर में था। गडकरी विद्रोह कब हुआ था, 1844 में। इसका डेट इंपॉर्टेंट है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। ये कौन लोग थे, कि मराठों के जो किले थे में कार्यरत जो वंशानुगत कर्मचारियों द्वारा किया गया था,
जो भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध था। यह इसी को गडकरी विद्रोह कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र था महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, वो है संथाल विद्रोह। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। 1855-56 में यह विद्रोह हुआ। आदिवासियों के विद्रोहों में संथालों का विद्रोह सबसे प्रभावी था। दामन एक कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बहुल क्षेत्र। अब आप देखिएगा ये कहाँ पे है? यह छोटा नागपुर का क्षेत्र। छोटा नागपुर का क्षेत्र मतलब बिहार से लगा हुआ झारखंड का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? दामन एकोह कहा जाता था। मतलब बिहार के भागलपुर से लेकर और झारखंड के राजमहल जिले का जो क्षेत्र है वह है दामन एकोह। इसको संथाल परगना के नाम से जाना जाता था। इसी क्षेत्र में कौन थे? संथाल लोग निवास करते थे। संथाल लोगों ने भूमिगत अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों और साहूकारों की वसूलियों का विरोध किया। देखिए यह आंदोलन भी क्या हुआ? 3 चीजों के लेकर हुआ यह आंदोलन। क्योंकि देखिए जनजाति लोग क्या थे? क्योंकि जनजाति लोग जंगल में रहते थे और प्रकृति प्रेमी थे और स्वच्छंद निवास करने वाले लोग थे। अगर इनको कोई दिक्कत, इनको ये विद्रोह कब करते थे? यह विद्रोह तब करते थे जब इनकी स्वतंत्रता में, इनकी आजादी में बाधा उत्पन्न हो रही, तभी यह लोग क्या करते थे? विरोध करते थे। नहीं तो ऐसे तभी ऐसे लोग वो आम समाज से दूर ही रहते थे, बेचारे जंगल में रहते थे। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा इन क्षेत्रों में, इनके क्षेत्रों में, किसके? इन आदिवासी क्षेत्रों में जब बाहरी लोगों का प्रवेश कराया गया और उन्हें वहां पे क्या साहूकारी करने, जमींदारी करने का मौका मिला, तो बाहरी लोगों ने क्या किया, जिसको ये लोग क्या कहते थे? दिक्कू कहते थे, वहां अत्यधिक शोषण किया और इन्हीं शोषणों के खिलाफ इन आदिवासियों ने विद्रोह किया, जिसमें हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह बहुत ही भयानक और बहुत ही कठोर यह विद्रोह हुआ और जिसमें क्या हुआ? काफी जन धन की हानि उठानी पड़ी अंग्रेजों को। तब जाकर संथाल विद्रोह को समाप्त किया गया। और कब हुआ था? यह हुआ था 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में। ये 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। विद्रोही आदिवासियों के 2 प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। याद रखिएगा 2 प्रमुख थे सिद्धू कान्हू, लेकिन ये 4 भाई थे। चारों भाइयों ने विद्रोह किया था एक साथ, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। विद्रोहियों ने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला किया तथा उनके मकान जला डाले। 1855 ईस्वी में सिद्धू और 1856 में कान्हू की मृत्यु हो गई। देखिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि यह विद्रोह इतना भयानक था कि इस विद्रोह से अंग्रेजों को भी काफी क्षति हुई। यहाँ तक कि इन विद्रोहियों ने, आदिवासी विद्रोहियों ने क्या किया था? एक पूरी ब्रिटिश रेजिडेंट को इन्होंने पराजित कर दिया था और उसके मेजर का गला काट करके उसको टांग दिया था। यह विद्रोह इतना, कहा जाता है कि इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ये जो संथाल थे किससे लड़ रहे थे? परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, तीर कमान कुल्हाड़ी आदि से लड़ रहे थे। और अंग्रेज जो थे वह किससे लड़ रहे थे? अंग्रेज जो थे उनके पास अत्याधुनिक हथियार थी, राइफलें थी, उससे लड़ रहे थे। लास्ट में 5000 से ज्यादा संथाल इस विद्रोह में मारे गए, लेकिन अंग्रेजों को भी काफी क्षति हुई और अंग्रेज इन क्षेत्रों में काश्तकारी सुधार करने के लिए मजबूर हुए। और हम देखते हैं कि इसी के बाद संथाल परगना का निर्माण किया गया और काश्तकारी कानून यहाँ बनाया गया, तब जाकर यह विद्रोह शांत हुआ था। यह कब हुआ था? 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? जमींदारों के खिलाफ
महाजनों के खिलाफ और बाहरी लोगों अंग्रेजों के खिलाफ। जमींदारों के खिलाफ, जमींदार कौन लोग थे? बाहर से लोगों को यहाँ पे भूमि पट्टे पर दे दी गई थी, वही लोग जमींदार थे। और महाजन लोग थे जो सूदखोरी का काम करते थे, और अंग्रेजों के खिलाफ। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह है कोल विद्रोह। कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया। 1831-32 1831-32 में कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। 1831-32 में कोल विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। इस विद्रोह का कारण यह था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी अपना उपयोग के लिए तैयार करते थे। अब किसके लिए हुआ? कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। देखिए, मुंडा, ओरांव, हो, महाली आदि जनजातियों को मिलाकर क्या कहते हैं? कोल विद्रोह हुआ। क्योंकि बाहरी लोग इनको क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। और यह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। वर्तमान में झारखंड का जो क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में हुआ। किसके लिए हुआ था? कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? अपने शराब की बिक्री के लिए आदिवासियों के द्वारा जो परंपरागत उनका शराब बनाई जाती थी चावल से, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। इन्हीं प्रतिबंधों के खिलाफ कोलों ने विद्रोह किया, इन आदिवासियों ने विद्रोह किया था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। बाद में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। कब हुआ था शुरू? 1831-32 में यह विद्रोह शुरू हुआ था। कोल विद्रोह किसको लेकर था? कि इनके द्वारा जो इनका परंपरागत पेय पदार्थ था, जो चावल के द्वारा, जिसको हड़िया कहा जाता है। आप लोग कभी कोई झारखंड का लड़का मिलेगा तो आप लोग पूछिएगा, उसको हड़िया ही लोग कहते हैं। जिसमें क्या होता है? मट्टी की हांडी, मट्टी के बर्तन में यह चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। यह उनका पेय पदार्थ है, उनका यह शराब है। इसी पे अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसी हड़िया के प्रतिबंध के विरोध में 1831-32 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोलों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह भी इतना भीषण था कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। अगला विद्रोह था खासी विद्रोह। यह भी जनजातीय विद्रोह था। खासी विद्रोह 1828 से लेकर 1833 तक, 1828 से लेकर 1833 तक यह विद्रोह रहा, खासी विद्रोह। बंगाल के पूर्व में जैंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। यहाँ खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे। 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जिसे सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। क्या हुआ? खासी विद्रोह जो था, यह किसको लेकर था? खासी विद्रोह आज भी खासी जनजाति कहाँ रहती है? मेघालय का जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं में वह जनजातियां रहती हैं, ये खासी कहा जाता है। और यह खासी लोग जो थे, ये अलग अलग, इनका अपना राज्य था। और 1824 में जब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो क्या किया अंग्रेजों ने? इन्होंने सिलहट का जो क्षेत्र है, जो अभी बांग्लादेश में है, इससे जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई। और इन्हीं सड़क पर बेगार को लेकर इन खासी जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। 1827 ईस्वी में खासी मुखियाओं ने अंग्रेजों से वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार ने छतर सिंह को इस प्रदेश का जमींदार नियुक्त कर रखा।
इसने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य मुखियाओं की सहायता से इसने विरोध कर दिया। यह कई बार पूछा हुआ है। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। तीरथ सिंह के अतिरिक्त बारमानिक और मुकुंद सिंह भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए किसके लेकर हुआ था, यह याद रखिएगा, दिमाग में आपके रहना चाहिए कि खासी विद्रोह बेगार को लेकर था। चिलाहट से इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए जो सड़क का निर्माण हो रहा था उसी का ये लोग विरोध कर रहे थे। खासी लोग इनको ये लगता था कि अंग्रेज उनके यहाँ क्या करेंगे, दखल देना शुरू कर देंगे। दूसरा चीज कि इनसे क्या कि इन आदिवासियों से बेगार के रूप में काम कराया जा रहा था, जिन्होंने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अगला विद्रोह था खोंड एवं सवार विद्रोह। 1900 ईस्वी में हुआ था खोंड विद्रोह उड़ीसा में। उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खौंडमाल क्षेत्र में आदिवासी खोंड कहे जाते हैं और पालिया खेमदी के आदिवासी सवार कहे जाते हैं। इनके क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग निरंतर बस रहे थे, जिसके इनमें असंतोष व्याप्त था। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंड में प्रचलित नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाना था, जो कि मौर्य को समर्पित थी। क्या है, देखिए कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह था जो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था? वह था खोंड विद्रोह। उड़ीसा का खोंड विद्रोह जो था वह किसके लेकर था? नरबली प्रथा पे रोक कर लेकर था। 1900 ईस्वी में हुआ था। खोंड जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था, किसके लिए? नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने विरोध, ये लोग क्या करते थे कि लोगों को पकड़कर अपने भगवान मौर्य को ये लोग समर्पित कर देते थे। मतलब मौर्य के सामने वो लोग बाहरी लोगों को पकड़ के बलि दे देते थे। तो एक तो कारण यह था नरबली प्रथा। दूसरा कारण यह था इनके बीच असंतोष का कि अंग्रेज इनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों को बसा रहे थे। इसको भी लेकर इनके मन में विद्रोह था। ये लोग मौर्य के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी और अन्य फसलों की पैदावार अच्छी हो सके। इस प्रकार से पृथ्वी पूजा का रूप था। 1846 ईस्वी में खोंडों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में, याद रखिएगा ये पूछा गया है कि चक्र बिसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चक्र बिसोई ने खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह किसके लिए था? यह विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध के कारण था। यह इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था बहावी आंदोलन। यह एक क्या था? बहावी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। पहले यह शुरू हुआ था शुद्धि आंदोलन के रूप में, लेकिन का स्वरूप बाद में हम देखते हैं कि सांप्रदायिक हो गया। शुरू में बहावी आंदोलन का स्वरूप जो था वह धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में इसका स्वभाव क्या हो गया? पूरी तरह से धार्मिक हो गया। 1820 से लेकर 1870 तक बहावी आंदोलन चला। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल बहाब थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वह थे अब्दुल बहाब। भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा गया कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे, जिन्होंने एकेश्वरवाद एवं जिहाद पर बल दिया, मतलब धर्म युद्ध पर। इन्होंने हिजरत, देश को दुश्मनी से बाहर, हिजरत के महत्व पर बल दिया। बहावियों ने प्रभावशाली विद्रोह किया। ये बहावी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। बहावियों ने
वहाबियों ने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने व धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए जनता का आह्वान किया। वहाबियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां 1830 से लेकर 1857 की विद्रोह तक जारी रही। इस विद्रोह के दमन के समय के अंग्रेजों को लंबा समय लगा, परंतु ये भारत में अंग्रेजों के शासन के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ। क्या कह रहा है, देखिए कहा जाता है कि वहाबी आंदोलन जो था 1857 के विद्रोह के बाद सबसे बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन था। 1857 के विद्रोह के बाद यह अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा व्यापक विरोध था वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अब्दुल वहाब ने शुरू किया था। कहां से? अरब से अब्दुल वहाब के द्वारा वहाबी आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन इसका भारत में इसको किसने किया था? भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और इसके क्या नारा दिया था? धर्म युद्ध का नारा दिया गया। अगला बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था, वो था मुंडा विद्रोह, जो किसके नेतृत्व में? जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह 1893 से 1900 में हुआ था। 1893 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। आदिवासी विद्रोहों में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड की राजधानी रांची के कुलीहातू गांव में हुआ था। देखिए यह डेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 1875 यह एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी के एग्जाम में कई बार यह डेट पूछा गया है। बिरसा मुंडा, देखिए बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं? बिरसा मुंडा को आप चले जाएंगे झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में भगवान के रूप में पूजा की जाती है। बिरसा भगवान ही कहते हैं। और इस आदिवासी नेता की मूर्ति आपको संसद भवन के अंदर लगी हुई है। इस आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी हुई है। कहाँ पे? भारत के पार्लियामेंट के अंदर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 से लेकर 1900 ईस्वी तक इनका विद्रोह चला था, मुंडा विद्रोह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1875 में झारखंड की राजधानी रांची में। इन्हें मिशनरियों से थोड़ी बहुत शिक्षा मिली थी। वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे, परंतु पुनः इन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया था। मतलब क्या हुआ? शुरू में तो ईसाई बन गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पुराने धर्म में अपने आप को तब्दील कर लिया। मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। एक मान्यता के अनुसार 1895 में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति है। देखिए यही मुंडा ने भी क्या नारा दिया था? इसने भी नारा दिया था एकेश्वरवाद का। मतलब एक ही ईश्वर है। एकेश्वरवाद मतलब है कि ईश्वर क्या है? एक है। भले उसकी पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है, लेकिन ईश्वर क्या है? एक है। और बिरसा ने अपने आप को, देखिए एक चीज बताते हैं, क्योंकि उस समय का जो आज भी आदिवासी समाज उतना पढ़ा लिखा कहाँ है? आज भी आदिवासी समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं है भाई। उस समय तो और नहीं था। तो क्योंकि बिरसा जो थे वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, आदिवासी मिशनरियों से जुड़े हुए थे, तो पढ़े लिखे थे, तो वह जानते थे कि लोगों को कैसे जोड़ना है अपने आप से। तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को एक चमत्कारिक पुरुष घोषित किया। अपने आप को एक चमत्कारिक पुरुष घोषित किया और अपने आप को यह घोषणा किए कि हम क्या हैं? हमको परमेश्वर का दर्शन हो गया है और उन्होंने हमें अपना दूत नियुक्त किया है। मतलब हम पैगंबर हैं। उन्होंने पैगंबर होने का दावा प्रस्तुत किया
और उनके पास उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी को भी किसी भी बीमारी से निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती, जिसको क्या कहा जाता था, फुटकट्टी कहा जाता था। फुटकट्टी देखिए, यह परीक्षा में पूछा गया है, यह परीक्षा में पूछा गया है कि किस जनजाति में खुदकट्टी व्यवस्था प्रचलित थी। किस जनजाति में खुदकट्टी व्यवस्था प्रचलित थी? वह था मुंडा जनजाति में। खुदकट्टी व्यवस्था मतलब सामूहिक कृषि पर बल दिया जाता था। कुट्टी व्यवस्था की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों व व्यापारियों एवं महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना आरंभ किया, जिसका विरोध 1899 मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? देखिए, यह भी विद्रोह एक चीज बताते हैं कि जब ये आदिवासी लोग, मैं शुरू में ही बताया हूं क्लास के, कि ये आदिवासी लोग तभी विद्रोह करते थे जब इनके मामलों में लोगों के, बाहरी लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता था? दखल दिया जाता था। अब जैसे इनकी प्रचलित प्रथा थी खुदकट्टी प्रथा मुंडाओं में, जब इसमें बाहरी लोगों की इनकी भूमियों को छीनकर लोगों को पट्टे पर दिया जाने लगा, नए नए जमींदार बसाए जाने लगे, तो इसी के विरोध में वहां पे मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में एक भयानक विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया, मतलब इसमें पुरुष और महिला दोनों ने भाग लिया। 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 ईस्वी में सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा वे क्या कर दिए? पराजित हुए। कुछ दिन पश्चात बिरसा पकड़ा गया और उसे कैद कर लिया गया, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यह विद्रोह शांत हो गया। मतलब क्या हुआ कि यह विद्रोह इतना भयानक था कि इस विद्रोह को भी दमन करने के लिए ब्रिटिश को अपनी फौज लगानी पड़ी, फौज को उतारना पड़ा था। और अंत में 1900 में हम देखते हैं कि बिरसा की गिरफ्तारी हुई और जेल में, रांची जेल में हैजे के द्वारा बिरसा की मृत्यु हो गई और यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? दो महत्वपूर्ण आंदोलन, तीन महत्वपूर्ण आंदोलन, आदिवासी आंदोलन पढ़ लिए। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। ये तीनों विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अब है अगला बेलोर विद्रोह। बेलोर यह सैनिक विद्रोह था। बेलोर जो विद्रोह था यह क्या था? सैनिक विद्रोह था, जो कब हुआ था? 1806 में हुआ था। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किए। इनमें सबसे प्रमुख 1806 ईस्वी का बेलोर विद्रोह था। इस विद्रोह में 350 सिपाही, 177 अंग्रेज सैनिक मारे गए। देखिए, बेलोर विद्रोह बेलोर कहाँ पे है? बेलोर है आपको तमिलनाडु में। बेलोर जो है वो तमिलनाडु में है। वहां पे ब्रिटिश रेजिमेंट ने वहां पे विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश रेजिमेंट में जो भारतीय सिपाही थे वह विद्रोह कर दिया। देखिए, इसके कहा गया था कि इस विद्रोह को किसने भड़काया था? एक बार में पूछा गया था कि बेलोर का जो सैनिक विद्रोह था, इसके पीछे कौन थे? तो उसमें यह कहा गया था कि बेलोर के किले में टीपू सुल्तान के जो पुत्रों को बंद करके रखा गया, टीपू सुल्तान के परिवार के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत किया गया। मतलब इनके परिवार के लोगों ने ही सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उकसाया। तो एग्जाम में पूछा गया है। तो कब हुआ था बेल्लोर विद्रोह? विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, जो ब्रिटिश फौज में भारतीय जो सैनिक थे बेल्लोर रेजिमेंट में, उन्होंने विद्रोह किया था 1806 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? 350 सिपाही मारे गए भारतीय और 177 अंग्रेज सिपाही इसमें मारे गए थे। और बाद में इस विद्रोह को अंग्रेजी फौज के द्वारा कुचल दिया गया। तो आज हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह देखे, जो जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, और क्या देखे आपको? चुआर विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह,
संथाल विद्रोह, यह विद्रोह जो हम देखे हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसका पीपीटी आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं इस तरह। अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे कोड AKS001 हमारा कोड है, इसके माध्यम से आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।